नमस्कार, मैं अमित त्यागी शिव 24 न्यूज चैनल से, जो अब रफ्तार पर है। हम पहले भी बहुत बार जो है अलग अलग मुद्दों पे राजस्थान के जो चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंह जी से बात कर चुके हैं, लेकिन अब वो एक नई भूमिका में हैं। और क्योंकि इस बार जो हमारा मुद्दा रहेगा उनसे इस बारे में बात करना रहेगा कि शिवसेना का जो विस्तारीकरण जो राजस्थान में उन्होंने भरपूर, हम लोग अपने ही मीडिया से नहीं दूसरे मीडिया में भी देखते हैं, तो काफी ज्यादा जो मीडिया इस वक्त शिवसेना को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना जो है वो मूल जो राजनीति में है राजस्थान की में आई है, और उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो रहा है चंद्रराज सिंह जी का यहाँ के प्रभारी बनना। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी। बहुत दिनों बाद हमारी अब दोबारा एक बार बातचीत हो रही है, और हमने अभी तक जब भी आपसे पहले पिछली बार मिले थे तो आप शिवसेना के प्रभारी बने थे, और तब से लेकर आप अभी तक शायद जयपुर कम रहे हैं और जयपुर के आसपास का दौरा बहुत आपका रहा है, बॉम्बे में भी आपका जाना रहा है। तो शिवसेना का जो प्रचार प्रसार के लिए आपकी आगे क्या रणनीति है? आगे हमारी स्पष्ट रणनीति है तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को परास्त करना। इसमें कोई कसर नहीं रखी जाएगी। अब तुष्टीकरण में हर पार्टी का हर कार्यकर्ता तुष्टीकरण नहीं करता है, जो करता है वो हमारे निशान में बन रहेगा। और हमारे नियुक्ति पत्र में भी लिखा है, जो स्पष्ट है कि हम एक समान विचारधारा वाली पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर यह रेसिप्रोकल है। 4 कदम वो चलेंगे, 4 कदम हम चलेंगे, वो नहीं चलेंगे तो हम नहीं चलेंगे। हमारा इरादा लड़ने का है। हम 50-60 सीटों पर चाहे तो 24 घंटे में मैं उम्मीदवार घोषित कर सकता हूं, पर मैं इतना जल्दबाजी नहीं करूंगा। अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे निशान पर कौन कौन है लोग, उनको परास्त करना ही होगा। और आज तक जो मैंने कहा मैंने किया है, आगे भी ऐसा ही होगा। एक बात तो तय है कि वर्तमान कांग्रेस के नेतृत्व के रहते अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुए तो कांग्रेस 26 से 27 सीट नहीं लाएगी। लेकिन अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस 46-50 सीट पर पहुंचेगी। कोई हालत में भाजपा का बहुमत तो आएगा, पर मैं चाहता हूं अखबारों में जिस दिन बहुमत आए उस दिन शीर्षक यह है कि शिवसेना की दोस्ती और मोहब्बत के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अकेली नहीं आई है, और मैं ऐसा प्रमाणित कर दूंगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बीजेपी और शिवसेना का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, और ये दोस्ती जो है अभी की नहीं है, सबसे पुरानी है। जब बीजेपी भी बहुत बड़ी पार्टी नहीं हुआ करती थी और उससे बड़ी पार्टी शिवसेना हुआ करती थी, और आज भी शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में चल रहा है। सर अभी कुछ पोस्टर्स में आपके यहाँ पे देखे, उस पोस्टर्स में अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो भी है और एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी का फोटो भी आता है। साथ में हमारे एकनाथ जी का फोटो है जी, जो महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री है। और अटल जी का फोटो का कारण है पहला कंप्रोमाइज, पहली संधि, पहली दोस्ती और पहला हाथ बढ़ाने का काम अटल जी के राज में हुआ था जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे। तो अटल जी हमारी मित्रता के पहले प्रमाण थे। सिंबॉलिक है कि ये सिंबॉलिक जी अटल जी और बाला साहब ठाकरे का एक तरफ है, और जहां तक एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी का है, विख्यात है। ये भारत के इतिहास का पहला मौका है। हमारी पार्टी के व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद मिला, मुख्यमंत्री का पद मिला, और उनके जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी और एकनाथ की मित्रता का प्रमाण कोई दुनिया में ढूंढ नहीं सकता। दोनों परिपक्व हैं, दोनों नेता है। नरेंद्र मोदी राष्ट्र का अनचैलेंज लीडर है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का अनचैलेंज लीडर है। इन दोनों लीडरों की सहमति, इनके विचारों की एकता, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, भारतीयता, हिंदुत्व, सनातन धर्म, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सेना का सम्मान, सावरकर का सम्मान, वंदे मातरम, ये सारे नारे एक हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। आपकी जो पार्टी है वो भारत की उस स्टेट से आती है जो आर्थिक सबसे बड़ी आर्थिक माना जाता है, और उसका फायदा राजस्थान को आपके द्वारा होगा या नहीं? निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले दिन अपने इंटरव्यू में कहा था, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का सेकंड घर महाराष्ट्र के बाद राजस्थान होगा। हमारे राजस्थान के लाखों लोग वहां पर काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं और देशभक्ति का काम करते हैं, सनातनता का काम करते हैं, दान मील करते हैं, गौशाला चलाते हैं, सब चलाते हैं। क्या उन लोगों के लिए मेरा वहां जाकर के और इस पार्टी का प्रभारी बनना सुसंजस नहीं है?
प्रतिक्रिया हमारी ये है कि जो इतना कुछ हमारे मारवाड़ी समाज को, हमारे जैन समाज को, हमारे व्यापारियों को, अग्रवालों को, महेशियों को, राजस्थान के वासियों को, प्रवासियों को, पटेलों को, सबको महाराष्ट्र ने दिया है, तो क्या हमको महाराष्ट्र को कुछ नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसलिए हमने कहा एकनाथ जी, आपकी पार्टी मेरी पार्टी का दूसरा घर महाराष्ट्र के बाद राजस्थान होगा। इसलिए मैंने नारा दिया है, पहले महाराष्ट्र फिर राजस्थान, धीरे धीरे हिंदुस्तान। जब मैं उदयपुर में गया तो उदयपुर के लोगों ने आपका नारा क्या है? मैं उधर शिवाजी, इधर प्रताप, मिट के रहेगा सब संताप। मैं वही नारा देता हूं जो सत्य प्रिय होता है, जो कड़क होता है। और जहां तक और पार्टियों का सवाल है, पहले मैं विवेचक और विश्लेषक था, अब मैं एक पार्टी का मेंबर हूं, इसलिए मेरी कहने की सीमा है। पर अब फिर भी मैं चूंकि राजनीतिक व्यवस्था करता हूं, उसका असर मेरी पार्टी पर होता है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि अगर आज से 6 महीने पहले जिस दिन निकम्मा नकारा कहा, उस दिन सचिन ने अगर लात ठोक करके इसका प्रतिशोध लेने के लिए पार्टी छोड़ी होती, तो आज कांग्रेस का असली मालिक वो होता। उसकी सराबत, उसकी भलाई, उसकी सहनशीलता, उसकी बर्दाश्ती, उसकी स्वीकारोक्ति और अपनी निष्ठा जो उसने दोनों भाई बहनों के प्रति दी, उसने उसको रोका है। कांग्रेस ने है क्या? अशोक गहलोत नाम की कोई चीज राजस्थान राजनीति में नहीं है। सारे जाट खिलाफ, सारे गुजर खिलाफ, सारे राजपूत खिलाफ, सारे ब्राह्मण खिलाफ। मुझे इन्हीं में से लोगों को छीन छीन कर लाना होगा और हमारी पार्टी में जमाना होगा। आने वाली सरकार बनेगी, हमारी मेहरबानी से बनेगी, हमारी दोस्ती से बनेगी। और आप देख लेना, अखबारों में शीर्षक आएगा, शिवसेना की मदद, सहमति और सहमति से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सिंघवी जी, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके प्रभाव से या आपकी पॉपुलैरिटी से कहीं आपके साथियों को दिक्कत हो जाए और आप फिर दबाव में आ जाएं और कहीं पीछे हटने की कोशिश करें? मेरे कौन साथी पीछे हटेंगे? मैं आने के पहले सिंधे साहब से पूछा था, राष्ट्रीय हित में, देश हित में, भारत माता के हित में, वंदे मातरम के हित में, राष्ट्रवाद के हित में, सेना का जो पार्टी सेना का सम्मान नहीं कर सकती, उसको हराने के युद्ध के संग्राम से पीछे हटने का अगर एकनाथ जी कहेंगे या मुझे जनता कहेगी तो कोई भी त्याग करने को तैयार हूं। पर ऐसा होगा नहीं। मेरी मानसिकता है कि एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत, ताकतवर आदमी है, इसीलिए वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, देश की आर्थिक राजधानी के मुख्यमंत्री है। यहाँ कौन है? आप एक एक जिले का हाल पूछ लो, मैं बता दूंगा। पूरे मारवाड़ की 40 सीटों में से 2-3 सीट सचिन की तो है, गहलोत की एक भी सीट नहीं है। पाली जिला 0, जालोर जिला 0, बाड़ी 2 या 3, सिवनी में 0। कई दागोर में तो अशोक गहलोत नाम का एंट्री नहीं है। इधर सचिन इधर मारेगा, इनको अनुमान में नहीं मालूम, उधर मारेंगे वो एनजेपी वाले पार्टी वाले। जहाज इनके साथ नहीं है, जहाज टूटा हुआ है। और बिस्तरा में एक आदमी इनका है साचौर में, उसके आगे मैं उससे बड़ा बिस्तरी शिवसेना से लाकर खड़ा कर रहा हूँ, वो भी हमारा होगा। तो ऐसी दुर्गति के अंदर हमारी सत्ता में भागीदारी तय, इसमें बुरा क्या है? और हम बता रहे हैं, कभी असत्य आलोचना नहीं करता हूँ, मैं वही कहता हूँ जो सत्य होता है। पहली बार जो है वो शिवसेना का जो रोल होगा राजस्थान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं हम पहले भी बात कर चुके हैं और आगे भी हम सिंघवी जी से सुनते आए हैं कि कहीं ना कहीं इस बार जो सरकार बनेगी, अगर वो बीजेपी की बनती है, तो बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का भी रहेगा। रहना चाहिए। हाँ। क्या बुराई है? मैं तो हर उस आदमी के पक्ष में हूँ। मुझे एक आदमी ने बोला कांग्रेसी भाजपा में आए तो शर्त क्या है? बहुत सीधी शर्त है, पहले वंदे मातरम बोले, फिर सावरकर की जय बोले, फिर बाला साहब जिंदाबाद बोले, फिर हिंदुत्व जिंदाबाद बोले, सनातन धर्म जिंदाबाद बोले, राष्ट्रीयता जिंदाबाद बोले, देश की सेना जिंदाबाद बोले, सेना के शौर्य की प्रशंसा करे। पर ऐसा करना अब नहीं है। और एक महान थी इंदिरा गांधी, जिसने यूएन में भाषण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दिया था। और वो व्यक्ति पर लोग कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का बहुत ज्यादा पतन हुआ और राजस्थान कांग्रेस तो मृत प्राय, शून्य प्राय है। अब ये बात अलग है कि सचिन पायलट इतना बर्दाश्त किया और अपमान सहन के बाद गहलोत से हाथ मिला लेगा तो 40-50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। अनऑफिशियली बहुत बार या हमें 2-3 बार जो है सिंघवी जी ने अपनी लिस्ट बताई है और लगभग उनकी लिस्ट लगभग तैयार है। हाँ, लेकिन समय आने पे अभी समय का इंतजार है कि जनता के सामने वो कब आएगी। अगर वो लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले या दूसरे नंबर पे जरूर रहेंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष को और पक्ष को दोनों को इस बात का सबूत मिल जाएगा कि शिवसेना जो है वो राजस्थान में भी अपने पैर मजबूती से
करेगी और युवाओं को बहुत मौका है कि युवाओं को भी बहुत चांस मिलेंगे शिवसेना के अंदर में। सर, सबसे बड़ी ये बात आ रही है कि अभी भी जो गहलोत और पायलट वाली जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है, वो नाराजगी भी है, पता नहीं चल रही है, खुशी भी पता नहीं चल रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे फ्रंट पे सिर्फ अशोक गहलोत ही खेल रहे हैं। खेलने दो ना। अगर दुर्भाग्य किसी पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कांग्रेस का आला कमान दिखना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरफ जन नेता है सचिन, दूसरी तरफ धन नेता है गहलोत, पर ये इनकी आपसी लड़ाई है। हमारे लिए तो केवल इतना रूल है, इनमें से कौन आए तो शिवसेना का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम स्पष्ट कहते हैं, भगवान करे अशोक गहलोत को बनाए रखे तो शिवसेना अपना परचम दिखा देगी। हमारे 10, 15, 20 एमएलए जिनको हम कहते हो जीतेंगे, और मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, जहां नहीं जीतेंगे हम सब छात्र नेताओं को अपनी कर दे देंगे, तो छात्रों की सेना हमारी हो जाएगी, युवक हमारे हो जाए। इस चुनाव में न सही, हम जो बीज बो रहे हैं उसका फल आगामी चुनाव में आएगा। आज भी हम हमारे नेता एकनाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी की मित्रता की कसम खाकर कहते हैं, हिंदुत्व का नुकसान नहीं करेंगे, भारतीयता का नुकसान नहीं करेंगे, देशभक्ति का नुकसान। शर्म आती है इस कांग्रेस को यह कहने के लिए कि भारत की सेना ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। यह कहने में शर्म आती है कि आज पाकिस्तान घबराता है हिंदुस्तान से। यह कहने में शर्म आती है कि चाइना की धज्जियां उड़ जाती है भारत के नाम से। यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी की, क्या इसका गुणगान नहीं कर सकती? कांग्रेस ने तो देशभक्ति को ताक पर रखकर धन शक्ति और राज शक्ति के लिए कदम उठाया। आज तक कांग्रेस ने एक ही धड़ा है अशोक का, जो तुष्टीकरण की नीति करता है। बाकी मैंने किसी को सुना नहीं। ये अच्छा नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। हमारा फैसला दृढ़ है, हम लड़ेंगे, ताकत से चुनाव लड़ेंगे। अगली बार और मुद्दों पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। मैंने मांग की है भारत सरकार से कि भ्रष्टाचार से संघर्ष करने वालों को पद्मश्री मिलना चाहिए। मैंने कड़े शब्दों में मोदी जी को मैसेज दिया है कि किरोड़ी लाल ने जो संघर्ष किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस पर उसको पद्मश्री मिलना ही चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा, कई मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर बीजेपी के, छोटे मोटे आड़े टेढ़े तिरछे बाके, किरोड़ी लाल को वहां लेना चाहिए था। किरोड़ी डिजर्व सिंह, किरोड़ी का प्रभाव है, किरोड़ी सच बोलता है, किरोड़ी सच्चाई की जानकारी के बात बोलता है। मैं किरोड़ी जी को अच्छी तरह जानता हूं, और मैं आज भी कहता हूं कि जोधपुर से लेकर के जयपुर से लेकर के भरतपुर और इस अर्धाकार चंद्राकार में स्वयं करोड़ के पूरे क्षेत्र में उससे ज्यादा प्रभावशाली कोई व्यक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं अगर मैं उस कमेटी का इंचार्ज होता जो पद्मश्री तय करती है, तो पहला पद्मश्री भारत के अंदर मैं किरोड़ी लाल मीणा को देता। आज के लिए धन्यवाद। और बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात हुई, और खासकर शिवसेना का आगे क्या नजरिया है, क्या उनका व्यक्तित्व है, किस तरह के लोगों को वो करना चाह रहे हैं। हम आने वाले समय में एक एक संभाग और एक एक जिले पे बात करेंगे। धन्यवाद।